भारतीय गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है और इन गांवों में रहने वाले भील, वनवासी कहलाने वाले ये लोग ही असल में सनातन भारतीय संस्कृति के रक्षक व संवर्धक हैं। ये लोग देवता मानकर जब जंगल, नदी, पहाड़, हाथी, सांप, गाय, बैल, कंटीली झाड़ी से लेकर विशाल बरगद तक को पूजते हैं, तब आज का आधुनिक कहलाने वाला युवा वर्ग इन्हें अनपढ़, जाहिल समझता है। ये वनवासी जानते हैं कि प्रकृति ही हमारी जन्मदात्री है और प्रकृति ही हमारी पालक है। अतः हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे पूजना चाहिए, चाहे वो अदृश्य हवा ही क्यों ना हो। पूजनीय है, देवता है, यानी जो हमें कुछ दे या कुछ बताए, मार्गदर्शन करे, वो देवता ही है। सृष्टि के इस गूढ़ अर्थ को समझने के कारण ही ये भारतीय ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, महर्षि कहलाए। भारतीय कल्चर अनादिकाल से एग्रीकल्चर रही है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। लोग यहाँ कृषि आधारित हर चीज को पूजते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, सकल विश्व का, इस सृष्टि का आधार स्तंभ है मूक और निरीह समझा जाने वाला एक जानवर। इन बातों पर युवाओं को हंसी आ सकती है। अरे देखो वो आ गया, जीनियस आ गया। और आज किस पर निबंध लिखने वाले हो? गौ माता पर? नहीं, बकरी माता पे। क्या मजाक लगा रखा है ये? कुछ जानते हो तुम गौ माता के बारे में? नहीं ना? आओ तुम्हें दिखाता हूँ गौ माता का वैज्ञानिक रूप। चलो मेरे साथ। चलो ना। और गौरव अपने साथियों को लिए निकल पड़ा परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र नौगांवा की ओर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इनके यहाँ पहुंचने से पहले बता दें कि परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र गाय व गाय के उत्पादों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने का कार्य कर रहा है। विज्ञान के नए चमत्कारों से रूबरू होने के लिए गौरव और उसके साथियों का स्वागत है। अनुसंधान केंद्र की दिनचर्या प्रारंभ होती है तड़के 4 बजे से, जब कर्मचारी गौ गृहों के दरवाजे खोल गौमूत्र एकत्रित करने पहुंचते हैं। रात भर आराम करने के बाद गायें सुबह जब पहली बार मूत्र त्यागती हैं, तो उसे बाल्टियों में एकत्रित कर लिया जाता है। 1 घंटे तक अलग अलग गौगृहों में चलने वाली इस क्रिया के बाद रात भर में इकट्ठा हुए गौमय यानी गोबर का समेटना प्रारंभ होता है। उपरांत नन्हे बच्चों को स्तनपान करने छोड़ दिया जाता है, ताकि बचपन में मिलने वाले इस सोमरस से जीवन भर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बने रहें। यहाँ सुबह के दूध पर आधा अधिकार बच्चों का है। सुबह आधा दूध ही निकाला जाता है। बच्चे उन्मुक्त होकर पेट भर दूध पीते हैं। साफ सुथरे कूड़ा मिट्टी रहित गोबर को पहुंचाया जाता है गोबर गैस संयंत्र तक, जहां इसका गैस बनाने में उपयोग होगा। जिस गोबर में कूड़ा करकट मिल जाता है, उसे इस ढेर पर डाल दिया जाता है, जो बाद में केंचुआ खाद बनाने के काम आएगा।
अनुसंधान केंद्र में अलग अलग नस्लों की लगभग 250 गायों, बैलों व आकर्षित करने वाले स्वस्थ बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। एक अनजाने से आनंद की अनुभूति होने लगी। अब भ्रमण का समय हो गया। मौसम अगर साफ है तो ये 1 मिनट की देरी भी सहन नहीं करती। सभी एक साथ अपने गंतव्य को निकल पड़ती हैं। अब प्रारंभ होती है कर्मचारियों की लंबी चलने वाली कार्यवाही, सफाई। पानी से अच्छी तरह धुलाई, लेकिन ध्यान रहे यहां कोई भी चीज बेकार नहीं जाने दी जाती। बर्तनों में इकट्ठा किए गए गौमूत्र के अतिरिक्त बह जाने वाला मूत्र हो, चाहे ये धुलाई का पानी, स्वच्छ नालियों के द्वारा एक कुंड में एकत्रित कर लिया जाता है, जो गोबर का मिश्रण बनाने के काम आता है। क्योंकि इस गौमूत्र मिले पानी से गोबर से गैस बनने की क्षमता बढ़ जाती है। मशीन से अच्छी तरह घुला हुआ गोबर जब टैंकों में जाता है तो सड़कर हल्का हुआ पुराना मिश्रण दूसरे दरवाजों से अपने आप बाहर आ जाता है। जिसे स्लरी कहते हैं। ये स्लरी सूखने के बाद ऐसी उम्दा खाद बन जाती है जिसे डालने से फसल तो अच्छी होती ही है, लेकिन खरपतवार नहीं उगती। इसके प्रयोग से 4 वर्ष पूर्व बंजर कहलाने वाली भूमि आज 15 फीट ऊंचा चारा उगा रही है। यहां गोबर गैस के अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और आगंतुकों का भोजन इसी गैस से पकता है। तो गायों बैलों के पौष्टिक आहार की भट्टियां भी इसी से गर्म होती हैं। अनुसंधान केंद्र के लिए कार्य करने वाले कम पढ़े लिखे मिस्त्री ने ऐसे जनरेटर बनाए हैं जो गोबर गैस से चलते हैं। 20 किलोवाट क्षमता का यह जनरेटर संस्थान के कोने कोने को रोशन कर देता है। ट्यूबलाइट से लेकर कंप्यूटर तक सभी बिजली के उपकरण गोबर गैस द्वारा पैदा की गई बिजली से चलते हैं। कम खपत के समय छोटा जनरेटर 5 किलोवाट, गैस की बचत और उसी समय बैटरियों व इन्वर्टर को चार्ज कर लेना ताकि छोटे मोटे काम जनरेटर के बगैर ही हो सके। लेकिन परिस्थिति में जब गोबर गैस चालित जनरेटर काम ना करे, गैस खत्म हो जाए, तब काम आता है सेमी जनरेटर, यानी जिसमें डीजल से चलने का भी विकल्प है। और कहें कि डीजल भी ना हो तब तो यहां काम नहीं रुकता। गाय की संतति पलक झपकते ही बिजली पैदा कर देती है बैल चालित जनरेटर से।
तब इन बैलों की माताएं आज के इंटेलेक्चुअल लोगों को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखती है। इन्हीं जनरेटरों का हौसला है कि अनुसंधान केंद्र में बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया गया है। ये है मात्र 500 रुपए की लागत से तैयार किया गया गोबर गैस प्लांट। इसे एक गाय के गोबर से चार्ज किया जा सकता है और ये प्रतिदिन 1 घंटे घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। सस्ता और पूरी तरह सुरक्षित। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ने की बात है। इस फिलिंग स्टेशन के प्रारंभ होते ही गोबर गैस डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नसों में सीएनजी के रूप में दौड़ने लगेगी। सिलेंडरों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकेगी। गाय हमारी माता है, हमारा रक्षण करती है। इस तथ्य को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से सिद्ध करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। शीघ्र ही संस्थान में हम बायोगैस बोटलिंग प्लांट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे बायोगैस में मुख्य रूप से जो मीथेन गैस होती है उसको सेपरेट करके उसे कंप्रेस करके सिलेंडर में फिलिंग करने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। अनोखे प्रयोगों को देख अब तक गाय का मजाक उड़ाने वाले सभी युवाओं की जिज्ञासा बढ़ने लगी। कूड़ा करकट मिला गोबर ढेर से उठाकर केंचुआ खाद गृह में पहुंचाया जाता है। पानी का छिड़काव कर गोबर की गर्मी निकालती जाती है। और फिर इसमें छोड़ा जाता है ऐसे धुरंधरों को यानी केंचुओं को जो इस गोबर को खाद में परिवर्तित करेंगे। उलटने पलटने और पानी की छिड़काव के बाद कुछ ही दिनों में ये गोबर की ढेरियां अच्छी फसल देने वाली उपजाऊ खाद में परिवर्तित हो जाती हैं। ये खाद जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रामबाण साबित हुई है, क्योंकि इसे बोरियों में पैक करने से पहले गौमूत्र के छिड़काव से कीटाणु व जीवाणु रहित बना दिया जाता है। इस जैविक खाद का प्रभाव आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये 7 से 8 इंच लंबी भिंडी की फसल जो स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। अनुसंधान केंद्र ने ये सिद्ध किया है कि गाय के गोबर से लिपे हुए घर रेडियो विकिरण प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। इस तरह गोबर का उपयोग उर्वरक, बायोगैस और बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं गौमूत्र से सीधे ही घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाई जा रही हैं और दवा के रूप में तो गौमूत्र जीवन रक्षक है। पंचगव्य में 5 चीजें आती है: गोघृत, दूध, दही, गौमूत्र और गोमय। पांचों का आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। औषधि निर्माण की दृष्टि से गोमूत्र और गोदुग्ध और गोघृत का चरक ने सबसे अधिक उपयोग किया है। अपने जितनी भी भस्में बनती है उनको शोधन के लिए जो 4-5 चीज़ें काम आती है, उसमें तेले, तकरे, गवाम मूत्रे, कांजी के अथवा कुलत्थ है, उसमें तेल अपना जो गोमूत्र है उसके बिना भस्म बन ही नहीं सकती। अगर बनेगी तो वो नुकसान करेगी शरीर को। अनुसंधान केंद्र की प्रयोगशाला में अत्याधुनिक तरीके से गौमूत्र को परिशोधित कर गौझरण अर्क तैयार किया जाता है, जो एड्स, गुर्दे और कैंसर जैसे अनेकों रोगों के मरीजों के लिए संजीवनी बन गया है। चर्म रोगों में गौमूत्र का उपयोग बहुत अत्यंत उपयोग रहा है। जो कुष्ठ रोग, जो सोराइसिस, जो बीमारी ठीक नहीं होती है औषधियों से, वो गौमूत्र और गौमूत्र से बनने वाली दवाई लगातार लेने से 100% ठीक होता है। ऐसे कई रोगी मैंने
गोमूत्र के प्रयोग से ठीक किए हैं। और इसका प्रयोग होता है आयुर्वेद की हजारों प्रकार की दवाओं में। यहाँ की प्रयोगशाला में तैयार की जा रही अधिकतम दवाओं में गौ के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का प्रयोग किया जा रहा है। जिसे सरकार ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। गाय के साथ भारतीय संस्कृति का सनातन नाता है, क्योंकि यहाँ के मनीषियों ने अपनी खोजों से ये निष्कर्ष प्रारंभ में ही निकाल लिया था कि गाय संपूर्ण जीव जगत में श्रेष्ठ है, जिसके पालन और रक्षण से मनुष्यों को तो चहुमुखी लाभ है ही, साथ ही पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण व संतुलन के लिए गौवंश अति आवश्यक है। अतः सामान्य जनता के संदेश देने के लिए इसे धार्मिक महत्व प्रदान कर दिया गया। दिन भर के इस भ्रमण कार्यक्रम में सांडों को इनके साथ नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि गर्भ धारण के समय एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ संबंध हो जाना अनुसंधान केंद्र के नस्ल सुधार कार्यक्रम को बाधा पहुंचाता है। इसलिए गर्भ धारण के लिए तैयार गायों को उसी नस्ल के सांड के साथ अलग से गौ विचरण स्थल पर छोड़ा जाता है। दिन भर के भ्रमण करने और खुली स्वच्छ हवा में दम भर लेने के बाद जैसे ही लौटने का समय होता है, ये आपो आप अपने घर को लौटने लगती हैं। यहाँ प्रत्येक सदस्य की नाम दर्ज कुंडियां हरे चारे के साथ इंतजार कर रही होती हैं। केंद्र के अंदर व बाहर इनके खान पान की विशेष व्यवस्था है। पानी के हौद हों चाहे चारे की कुंडियां, इन्हें समय समय पर साफ किया जाता है। चारे की कुंडियों में नीचे जाली लगाई गई है, ताकि चारे भूसे आदि में सफाई के बावजूद भी मिलकर आने वाली मिट्टी छनकर नीचे निकल जाए व गोवंश को मिट्टी रहित चारा मिले। लेकिन सबसे जुदा बात यह है कि पौष्टिक आहार के साथ ही इन्हें परोसा जाता है चट्टानी नमक, यानी साबुत सेंधा नमक। जिसके शरीर की जैसी आवश्यकता होती है उतना चाट लिया, बाकी छोड़ दिया। ये नमक इनके पेट की कई बीमारियों की दवा है और शरीर की सामान्य आवश्यकता भी। फिर भी अगर कोई विकार या रोग हो जाए तो केंद्र का चिकित्सालय हर तरह की चिकित्सा के लिए सक्षम है। तो वहीं इन्हें आध्यात्मिक चिकित्सा भी प्रदान की जाती है। पास के विद्यालय में अध्ययनरत वेद पाठी विद्यार्थी समय समय पर गौवंश को वेदों की ऋचाएं व पुराणों के मंत्र सुनाने आते हैं और गौशाला का वातावरण श्लोकों से सराबोर हो जाता है। बच्चे स्तनपान के लिए व्याकुल हैं। संध्याकाल 1/4 दूध निकाला जाता है व बाकी सारा दूध बच्चों को पिला दिया जाता है। जो गाय 5 साल पहले 3 से 5 लीटर दूध देती थी, नस्ल सुधार का परिणाम है कि आज उसकी संतानें 10 से 15 लीटर दूध देती हैं। फिर भी उपभोक्ताओं के लिए गाय के ताजा दूध की पूर्ति नहीं हो पाती है। गौरव ने अपने साथियों को एक राज खोलने का मन बनाया, जिसकी वजह से वो हर विधा में बाजी मारता था
और वो राज है ओरा। आरा अंग्रेजी में AURA जो वर्ड है उसको हिंदी में हम आभा मंडल कहते हैं। और आभा मंडल इंसान के शरीर के चारों तरफ 2-3 फीट का एक प्रकाश का घेरा होता है। उसमें 7 रंग होते हैं, सूर्य की 7 किरणों के 7 कलर उसमें मौजूद रहते हैं जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। लेकिन आजकल वैज्ञानिक यंत्र बन चुके हैं जिसमें किरलन कैमरा एक आता है, उससे हम 7 कलर इंसान के बॉडी की तरफ जो घेरा होता है उसको हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। डॉक्टर मैनम मूर्ति जो हैदराबाद के साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस आभा मंडल के ऊपर उसकी जो फ्रीक्वेंसीज को मैच करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, उसका नाम है यूनिवर्सल स्कैनर। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो मेरे हाथ में है ये ट्विन इंस्ट्रूमेंट हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट एक जैसे हैं। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं आपका कोई भी DNA सैंपल डाल करके, और अगर मैं आपको लोकेट करना चाहूँगा तो आप 150 मीटर की परिधि में कहीं भी बैठे होंगे तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे। आपके नज़दीक आके हम वेरीफाई करेंगे तो 180 डिग्री के ऊपर खुल जाएगा। 180 डिग्री पे खुलने का मतलब ये निकला कि जिनका DNA का सैंपल इसके अंदर मौजूद है, आप वही शख्स है, दूसरा नहीं हो सकता। आरा का जो प्रभाव क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया के एंड पर जाकर के वापस 180 डिग्री पर खुल जाएगा। ये अपने आप 180 डिग्री पर खुलता है, ये इसकी कंफर्मेशन है। अब मैं इस दिशा में इनको इंगित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये आभा मंडल का विस्तार यहाँ तक आया है इंस्ट्रूमेंट से, और ये 42 फीट इनकी आभा मंडल का विस्तार क्षेत्र निकला है। अगर गाय का सानिध्य लेते हैं, गाय की अगर परिक्रमा करते हैं, इस दिन की आभा मंडल में और विकास किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं। और जब मशीन से सामान्य ओरा व गाय की परिक्रमा करने के बाद बढ़ा हुआ ओरा नाप कर बताया गया तो गाय के सानिध्य का वैज्ञानिक महत्व भी साबित हो गया। हमारे शास्त्रों में जितनी बातें वर्णित हैं और गाय का जितना महत्व बताया गया है, गाय को गोमाता कहा गया है, गाय का बहुत ही महत्व दर्शाया गया है, वो कोई कपोल कल्पित नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपनी साधना से उस बात का पता लगाया है, उसके बाद शास्त्रों में इन बातों को लिखा है। विज्ञान उन बातों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो शास्त्रों में वर्णित बातें हैं उनमें कितनी सत्यता है, और वो सत्यता इस आभामंडल के मार्फत ये सत्य साबित हुई है कि गाय का शरण लेने से हमारी आरा का विकास किया जा सकता है। इस अनूठे प्रयोग के साथ यहाँ एक प्रयोग और जारी है, सप्त नंदी परिक्रमा। यहाँ के शोधकर्ताओं का शोध बताता है कि स्वस्थ बैलों की परिक्रमा करने और बैल का मूत्र दवा के रूप में सेवन करने से निसंतान दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त होने के आसार हो जाते हैं। कारण बैल की परिक्रमा व मूत्र सेवन से स्त्री पुरुष में वे गुण बलवान हो जाते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। तब लोगों ने इन्हें फिर से देवता मानना शुरू किया और आयोजित होने लगा बैल पूजन। फिर से उसी सनातन भारतीय संस्कृति के दर्शन, जिसे ऋषि मुनियों की संस्कृति कहते हैं। साधु संत व ख्याति प्राप्त लोगों के साथ यहाँ की उपलब्धियों से लाभ उठाने हजारों की संख्या में ग्रामीण व शहरी लोग पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं गाय के वैज्ञानिक आधार को।
गौरव के साथियों ने यहाँ आकर एक नया अध्याय पढ़ा है। परम पूज्य माधव गौविज्ञान अनुसंधान केंद्र की अभी तक की उपलब्धियां जब राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष जाकर हर शोध का निरीक्षण किया और संतुष्ट होकर अनुसंधान केंद्र को आवश्यकतानुसार 25 बीघा जमीन प्रदान करते हुए हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। मुझे विश्वास है कि जिस लगन के साथ आप लोगों ने काम करके इसको खड़ा किया है, उस लगन के साथ ये गौशाला को और विस्तार करते हुए हमारे ये सब पूरे परिवार उसमें जोड़ते हुए एक ऐसा काम यहाँ करके दिखाओगे जिसके लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे पास आएंगे कि भाई आपने वहां जो काम किया है वो काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी करें। अनुसंधान केंद्र प्रयास कर रहा है कि अपने मालिकों के अनदेखा करने के कारण आवारा बने भटकते, कचरे के ढेर से भोजन की जुगाड़ में पॉलीथीन की थैलियां खाते, वह सड़कों पर जान जोखिम में डाल डिवाइडर और सेपरेटर का काम करते गौवंश के प्रति सामाजिक चेतना जागृत हो सके। इसी के साथ परम पूज्य माधव गौविज्ञान केंद्र नई ऊंचाइयों को छूने में जुटा है ताकि साबित हो सके गौ माता का आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व। आप जिस किसी भी प्रकार से इस कार्य में सहयोगी होना चाहते हैं तो संपर्क करें।